हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो अपने एसएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में दोस्तों आज अपने डिफेंस ऑडिट कोड जो बुक है उसका नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। राइट, तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 16 डिस्कस किया था। आज अपने दोस्तों चैप्टर नंबर 17 जो है रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़। ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, तो दोस्तों ये जो चैप्टर है, ये जो अभी तक जो सारे चैप्टर पढ़े थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वाई? क्योंकि दोस्तों चैप्टर नंबर 1 से लेके 16 तक सारी अपनों ने ऑडिट पढ़ी थी कि ऑडिट कैसे करनी है। ठीक है, भले ही वो आर्मी के ऑफिसर्स हों, GCOR हों, ठीक है, जिनको PBOR बोलते हैं, या एयरफोर्स के लोग हों, एयरफोर्स ऑफिसर हों, ठीक है, या नेवी के हो, राइट, या दोस्तों और डिफेंस सिविलियंस हो, या दोस्तों और जैसे स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, एक्सपेंडिचर ऑडिट। ठीक है, तो इस प्रकार की दोस्तों क्या है ऑडिट अपने पढ़ी थी, उसका प्रोसेस देखा था। ठीक है, इंपोर्टेड स्टोर जब आता है तो उसके इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी होगी आपको। राइट, तो अब दोस्तों ये क्या है, रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़। आपने ऑडिट कर ली दोस्तों, राइट, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, और दोस्तों जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ आपको मिली है उस पर क्या एक्शन होगा। राइट, तो इस प्रकार की बातें जो क्या है इस पूरे चैप्टर के अंदर दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर हमारा जो इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, इंग्लिश का जो दोस्तों पेपर है हमारा नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का, पार्ट बी के अंदर लैंग्वेज स्किल्स एंड ऑफिस कम्युनिकेशंस। राइट, तो उसके अंदर दोस्तों ये जो टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड दोस्तों 15 नंबर का काम उसके अंदर है। ठीक है, कौन कौन सा दोस्तों, जैसे MFI रिपोर्ट इसके अंदर अपनी पढ़ेंगे, IAR इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, राइट, और दोस्तों केस स्टडी और पैरावाइज रिप्लाई टू ऑडिट पैरा और गिवन सब्जेक्ट, ये आगे वाले चैप्टर्स में आएगा। राइट, लेकिन दोस्तों ये दो चीज़ें जो क्या है इसी के अंदर दी गई, MFI और दोस्तों IAR। तो आज अपने दोस्तों इसका पूरा थ्योरी पोर्शन अपने डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर का। राइट, और दोस्तों फिर अपने MFI रिपोर्ट और IAR जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। राइट, और दोस्तों देखिए इसके अंदर ऑडिट कोड 2020 जो है इसके अंदर हमारे 382 से लेकर 404 पैरा हैं, टोटल 23 पैरा जो है इस किताब के अंदर है। और सबसे पहले दोस्तों क्या है, 4 भाग में ये बटा हुआ है। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी है, फिर है ट्रीटमेंट ऑफ एरनस पेमेंट्स एडमिटेड इन ऑडिट। ठीक है, ये सवाल भी दोस्तों पूछा जाता है, इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है। रिपोर्ट्स ऑन डिफॉल्केशन एंड लॉसेस। ठीक है, कोई भी दोस्तों गबन हो गया, कोई लॉस हो गया, उसके इसके अंदर क्या करना है आपको। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़, ठीक है, कौन कौन सी होती है। मेजर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज़, जिसको दोस्तों MFAI बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों पूरी किताब से कितने भी सवाल पूछे जाएँ, राइट, 10-15, ठीक है, जितने भी मान लो पूछे जाएं, इस चैप्टर से दोस्तों आपको कम से कम 2 से 3 सवाल जो क्या देखने को मिल जाएंगे फाइनल एग्जाम के अंदर। राइट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों चैप्टर है, 23 ही पैरा है। ठीक है, उसमें से भी दोस्तों मैंने कुछ छोड़ दिए जो मुझे इररेलेवेंट तो क्या बोले, मतलब जो इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगे। राइट, तो इसलिए दोस्तों क्या है, अगर 5-7 पेज पढ़ के हमें पूरा अगर 2-3 नंबर हमारे इसमें आ सकते हैं तो वो कोई ख़राब बात नहीं है। दूसरी चीज़ दोस्तों जो MFAI IAR हम लिखेंगे, ठीक है, जो फॉर्मेट तैयार करेंगे उसके अंदर जो बातें होगी, ठीक है, वो भी दोस्तों क्या इस चैप्टर से संबंधित होगी, तो वो भी हमें क्या है हेल्प करेगी उसके अंदर। राइट, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्टरी से। पहला है इंट्रोडक्टरी। ऑडिट डिपेंड्स फॉर इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन इट्स right and duty to report to the proper authority so that appropriate action may be taken to rectify the irregularity or impropriety। इसमें क्या दोस्तों बोलता है कि लेखा परीक्षा इसके प्रभावी मूल्य के लिए अपने अधिकार और कर्तव्य पर निर्भर करती है। ठीक है, ऑडिट है दोस्तों डिपेंड करती है किस पे, इसके इफेक्टिव वैल्यू पे। ठीक है, इन इट्स राइट, अब प्रभावी मूल्य अपने अधिकार और कर्तव्य पर निर्भर करती है। ठीक है, वह उचित अधिकारी को परिणाम रिपोर्ट करे ताकि अनियमितता या अनुचितता को सुधारने के लिए उचित कार्रवाई की जा सके जहां संभव हो। ठीक है, अब दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में देखिए, दोनों में मैंने आपको बता दिया कि ऑडिट किस पे डिपेंड करती है, इसकी इफेक्टिव वैल्यू पे कि कितनी इफेक्टिव है ऑडिट। ठीक है, और दोस्तों मान लो आपने ऑडिट कर दी, राइट, और दोस्तों जो रिपोर्ट आएगी उसको क्या करोगे, प्रॉपर अथॉरिटी को सबमिट करोगे ताकि क्या है एप्रोप्रिएट एक्शन ले सके, या तो उस गलती को सुधारेंगे, या दोस्तों जो इरेगुलरिटी जो है, इम्प्रॉपर्टी जो है, वेयर पॉसिबल एंड टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ इट, या तो दोस्तों उसको सुधार देंगे, और दोस्तों ऐसे भी प्रयास किया जाएगा कि ये दोबारा ना हो। राइट, दिस अथॉरिटी में भी डिपार्टमेंटल अथॉरिटी, या तो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी होगी, या दोस्तों सरकार खुद होगी, और इन द लास्ट रिजोर्ट द लेजिस्लेचर थ्रू द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और दोस्तों एकदम ही लास्ट के अंदर या तो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने सुधार ली, ठीक है, या सरकार सुधार लेगी, या दोस्तों लास्ट के अंदर उसको
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है पार्लियामेंट के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर भी उसको प्रस्तुत कर सकती है, राइट, संसद के अंदर। तो ये बातें हुई मेरे दोस्तों 382 के अंदर। 383 देखिए, इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट दैट द ऑडिटोरियल फंक्शन डिमांड्स द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड बैलेंस्ड जजमेंट एंड सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। और दोस्तों इट इज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। ऑडिट के दोस्तों रिजल्ट का ट्रीटमेंट के बारे में बता रहा है ये कि ऑडिट आपको करनी कैसी है, मेन ये है, ठीक है, कि द ऑडिटोरियल फंक्शन डिमांड्स द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि ऑडिट दोस्तों जो करनी है आपको, ऑडिटोरियल फंक्शन जो है उसके अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हाई क्वालिटीज़ की होनी चाहिए, ठीक है। मान लो कोई भी आप डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी कर रहे हो, डॉक्यूमेंट की ऑडिट कर रहे हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है दोस्तों, अच्छी होनी चाहिए। बैलेंस्ड जजमेंट दोस्तों आपका वो बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है, आपको दोस्तों बायस्ड नहीं होना है, राइट। सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, राइट। एन ऑडिटर मस्ट डेवलप एन इंस्टिक्ट फॉर एक्सेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इरेगुलरिटी। और दोस्तों ऑडिटर के अंदर क्या है, डेवलप करनी चाहिए एक इंस्टिंक्ट, ठीक है, एक भाव दोस्तों ऑडिटर के अंदर होना चाहिए कि वो चीज़ों को जांच सकें, ठीक है। और दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इरेगुलरिटी, और कोई भी मान लो उसे इरेगुलरिटी मिली है तो उसकी दोस्तों उसकी इंपॉर्टेंट भी पता होनी चाहिए। मान लो वो नेगलेक्ट कर दे और वो चीज़ क्या है, बहुत बड़ी इरेगुलरिटी हो, बहुत बड़ी गलती हो, राइट। तो इसलिए दोस्तों क्या है, एक ऑडिटर के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, एज ए जनरल, ये दोस्तों थ्योरी पोर्शन है पहले तो। एज ए जनरल रूल undue insistence on trifling errors and technical irregularities should be avoided, ठीक है। एक दोस्तों सामान्य रूल के तौर पर बता दिया कि आपको जो छोटी मोटी गलतियां हैं उस पर भी एकदम बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपको, मतलब अनड्यू इंसिस्टेंस, बहुत ज़्यादा दबाव दोस्तों नहीं देना है जो छोटी मोटी गलतियां हैं। एंड टेक्निकल इरेगुलरिटी शुड बी अवॉइड, जिनको अवॉइड करे जा सकता है, ठीक है। एंड मोर टाइम एंड अटेंशन डिवोटेड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ रियली इंपॉर्टेंट एंड सब्सटेंशियल इरेगुलरिटी। और दोस्तों ज़्यादा टाइम आपको कहाँ पे डिवोट करना है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब्सटेंशियल मतलब जो महत्वपूर्ण इरेगुलरिटीज़ है, ठीक है, मतलब छोटी मोटी एरर्स को दोस्तों ज़्यादा ध्यान ना दे के जिसको अवॉइड करा जा सकता है, आपको ज़्यादा टाइम और अटेंशन किस पे देना है, रियली इंपॉर्टेंट और सब्सटेंशियल इरेगुलरिटीज़ पे, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है, जो बड़ा मान लो कोई बड़ी इरेगुलरिटी है, राइट। 385 देखिए दोस्तों, ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड ऑब्जेक्शंस कन्वेड इन कर्टियस एंड इम्पर्सनल टर्म्स एंड मस्ट बी ब्रीफ, लेजिबल एंड इंटेलिजिबल। दोस्तों जो भी ऑडिट जो है ऑब्जर्वेशंस या ऑब्जेक्शंस रेज करती है उसको दोस्तों जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, ठीक है, जिसके आपने डॉक्यूमेंट्स की ऑडिट करी है उसको कन्वे करना है, तो कर्टियस और दोस्तों इम्पर्सनल टर्म्स में करना है, ठीक है। और दोस्तों ब्रीफ के अंदर करना है, वो पढ़ने लायक होना चाहिए और दोस्तों साफ़ सुथरा वो होना चाहिए, राइट। अगला देखिए दोस्तों 387। अब दोस्तों ये पुरानी किताब के अंदर नहीं है 387, ठीक है, जो पुराने एडिशन है हमारे पास, ये दोस्तों 2020 एडिशन के अंदर नया जुड़ा है, ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट इंक्लूड्स, अब दोस्तों जो भी इंटरनल ऑडिट अपने करते हैं, इंटरनल ऑडिट कौन करता है दोस्तों, हमारा DAD डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। टेस्ट ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट दोस्तों कौन करते हैं, वो अपने CAG के सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो हैं DG ADS करते हैं वो, राइट। तो इंटरनल ऑडिट का काम दोस्तों किसका है, हमारा है, ठीक है, DAD डिपार्टमेंट का है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या क्या चीज़ें आएंगी, सबसे पहले तो आएगा दोस्तों ऑडिट ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ऑडिट ऑब्जर्वेशंस इशूड टू द यूनिट बाय द LAO एज ए रिजल्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कास्टिंग, क्लोजिंग बुक बैलेंसेस एंड ओपनिंग बुक बैलेंसेस। दोस्तों ऑडिट ऑब्जर्वेशंस इशू करे जाते हैं यूनिट्स को किसके द्वारा, LAO के द्वारा, लोकल ऑडिट ऑफिसर्स के द्वारा। अगर दोस्तों आपको लोकल ऑडिट ऑफिसर्स का नहीं पता है, किसी ने काम नहीं किया, तो मैं सिंपल आपको बता दूं, लोकल ऑडिट ऑफिसर्स के अंदर दोस्तों क्या है, उसके ज्यूरिडिक्शन में बहुत सारी लोकल यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जिसकी हमें ऑडिट करनी रहती है। तो दोस्तों लोकल ऑडिट ऑफिस के अंदर ऑडिट टीम जो है उस यूनिट पर्टिकुलर के अंदर जाती है, ठीक है। तो वो दोस्तों वहाँ पे क्या है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, तो उसी की बात ही कर रहा है, ठीक है, कि जो ऑडिट ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो कौन इशू करेगा, यूनिट्स बाय LAO, ठीक है, लोकल ऑडिट ऑफिस करेगा, ठीक है, किसको, यूनिट्स को, क्योंकि दोस्तों जो भी उसकी स्क्रूटनी के दौरान, ऑडिट के दौरान जो भी यूनिट कंसर्न के अंदर जो भी ऑब्जर्वेशंस पाए गए हैं, ठीक है, तो उनकी ऑडिट करी और बाद में दोस्तों जो भी इरेगुलरिटी पाएगी उनको ऑडिट ऑब्जर्वेशंस के रूप में क्या है, उनको इशू किया, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कास्टिंग मतलब दोस्तों जोड़ घटाव किया है, ठीक है। मान लो पहले 5 सामान था, 5 और आ गया तो कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया, 10 में से 5 चला गया, फिर कितना रह गया 5, फिर 1 चला गया, कितना रह गया 4, इसको कास्टिंग बोलते हैं। क्लोजिंग बुक बैलेंस, ठीक है दोस्तों, जो भी उनका क्लोजिंग बुक बैलेंस हुआ, ओपनिंग बुक बैलेंस हो गया, लिंकिंग ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ द ट्रांसफर इन वार्ड, ठीक है। अब दोस्तों जो वाउचर वाला मैंने आपको बताया था 1-2 वीडियो पहले,
कि मान लो कोई भी डिपो है, वहाँ से मान लो सामान इशू हुआ है किसी भी एक्स आर्मी यूनिट को, राइट। तो यहाँ से दोस्तों क्या है, इसकी 5 कॉपी बनेगी। 2 कॉपी दोस्तों क्या है, ये कंसर्न यूनिट को भेज देते हैं। 2 कॉपी दोस्तों क्या है, एलओ के पास आती है। एक कॉपी क्या है दोस्तों, ये एज ए ऑफिस कॉपी रखते हैं। ये दोस्तों आलम के अंदर दी गई है बातें, ठीक है, इसी पार्ट 1 के सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। 5 कॉपी दोस्तों ये डिपो इशू करता है, तो 2 कॉपी कंसर्न यूनिट को, 2 कॉपी दोस्तों एलओ को, और 1 कॉपी एज ए ऑफिस कॉपी रखता है, ठीक है। तो दोस्तों 2 कॉपी जो कंसर्न यूनिट को गई है, उसमें से 1 कॉपी दोस्तों ये वापस कर देता है आरवी लगा के, रिसिप्टेड वाउचर लगा के, ठीक है। अब दोस्तों ये जो डिपो है इसके पास कितनी होगी, एक तो इसकी ऑफिस कॉपी थी, एक आरवी लगा के आ गई, एक दोस्तों इसने क्या आरवी लगा के 2 कॉपी थी तो एक तो वापस कर दी, एक आरवी अपनी ऑफिस कॉपी पे लगा ली, ठीक है। अब दोस्तों एलओ क्या करेगा, 2 कॉपी इसके पास आई तो 3 कॉपी दोस्तों क्या है यहाँ लेके जाता है, इसको 3 कॉपी बोलते हैं, ठीक है, इश्यू ऑडिट के लिए कि भैया इश्यू जो किया सामान सही है नहीं। और दोस्तों जो 5 कॉपी है, ठीक है, जो दूसरी कॉपी है सेम ही रहती है, नाम अलग अलग है बस इनका, ठीक है। ये कहाँ लेके जाएगा, ये दोस्तों कंसर्न यूनिट में लेके जाएगा कि उन्होंने क्या किया है, कि उन्होंने जो सामान डिपो ने इशू किया है वो चार्ज में लिया है नहीं, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो है। तो इसके अंदर दोस्तों यही बता गया। इसको दोस्तों लिंकिंग का प्रोसेस बोलते हैं कि मान लो आप किसी एक्स आर्मी यूनिट में गए, उसने सामान लिया था डिपो से, तो उसने 5 क्वांटिटी चार्ज में ली है या नहीं, ये आप अपने वाउचर से दोस्तों मिलान करोगे, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको लिंकिंग बोलते हैं, राइट। तो ये बोलते हैं लिंकिंग ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ ट्रांसफर इनवर्ड, ठीक है। जो आपके पास सामान है एंड ऑफ परचेज एंड ऑफ इशू साइड ऑफ द ट्रांसफर आउटर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल रिसिप्ट एंड फाइनल इशू, ठीक है। मतलब सामान आया, सामान गया, कास्टिंग वगैरह सारी चीज़ें बता दी किसने, जो लोकल ऑडिट ऑफिस है वो करेगा, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, अगला है MFAI। अब दोस्तों ये क्या है, ये भी ऑडिट ऑब्जर्वेशंस का ही रूप है, ठीक है। ऑडिट ऑब्जर्वेशंस दोस्तों, ऑडिट ऑब्जेक्शंस जो क्या है उसी का ही रूप क्या है, MFAI है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों क्या मेजर प्रॉब्लम हुई है, बस ये बात है कि मेजर गड़बड़ हुई, मेजर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज़ क्या रिवील करती है दोस्तों, सिस्टमेटिक फ्लॉ, ग्रेव वायलेशन ऑफ रूल्स, ठीक है। कोई भी दोस्तों सिस्टमेटिक फ्लॉ मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ कुछ करी है, राइट, या दोस्तों ग्रेव वायलेशन ऑफ रूल्स कि रूल्स का दोस्तों क्या बहुत मतलब रूल्स को एकदम ताक पे रख दिया उन्होंने, ठीक है। कोई भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने थे वो बिल्कुल नहीं करे, एंड रेगुलेशंस कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं की, लॉस ऑफ सब्सटेंशियल अमाउंट ड्यू टू थेफ्ट, फ्रॉड और नेगलेक्ट, ठीक है दोस्तों। TFN हो गया, थेफ्ट, फ्रॉड, ग्रॉस नेगलेक्ट, ठीक है। चोरी हो गया, फ्रॉड हो गया, गबन हो गया, या दोस्तों किसी के लापरवाही की वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो दोस्तों क्या करते हैं, PCDCD प्रिपेयर्स MFAI रिपोर्ट फॉर क्वार्टर एंडिंग जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च एवरी ईयर बाय 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ द क्वार्टर, ठीक है। अब दोस्तों ये चीज़ याद रखने वाली है कि MFAI रिपोर्ट को प्रिपेयर कौन करता है, तो MFAI रिपोर्ट को दोस्तों प्रिपेयर करने का काम किसका है, PCDA का है, ठीक है। फिर भी दोस्तों इनके पास डाटा जो है वो कौन भेजता है, इसके जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसेज जो हैं, मान लो सब ऑफिसेज जो हैं दोस्तों, मान लो LAO है, RAO है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, इनको क्या करते हैं, इनको जो इंटरनल ऑडिट के दौरान इनको जो भी ऑब्जर्वेशंस, जो बड़ी प्रॉब्लम्स मिली है, जो बड़ी इरेगुलरिटी मिली है, वो PCDCD को भेजते हैं, ठीक है। ये भी दोस्तों क्या क्वार्टरली ही भेजते हैं इनको, क्वार्टर एंडिंग QE बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर दोस्तों क्या है, इनके रिपोर्ट्स के आधार पर जितने भी LAO RAO इस PCDCD के अंडर में आ रहे होंगे, 30, 40, 50 जितने भी हैं, तो वो दोस्तों PCDCD क्या करेगा, फिर प्रिपेयर करेगा MFAI रिपोर्ट, ठीक है। जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च, ठीक है। इसको दोस्तों मार्च से याद रखो, मार्च, अप्रैल, मई, फिर आगे इसको दोस्तों मार्च से याद रखो आप, ठीक है। मार्च पे ख़त्म हो गया मान लो, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जून में जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में जाएगा, फिर दोस्तों जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। मान लो दोस्तों इस क्वार्टर की रिपोर्ट है, ठीक है, कोई सी मान लो अप्रैल, मई, जून की, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, मतलब जुलाई 20 तक क्या आपको भेज देनी है इसको, ठीक है। मान लो दोस्तों मार्च की रिपोर्ट है, ठीक है, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च की जाएगी, इसके अंदर जनवरी, फरवरी और मार्च की जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये अप्रैल की 20 तारीख तक क्या है, वो PCDCD क्या है, इसको प्रिपेयर कर लेता है, राइट। यही बात इसके अंदर बोली गई है कि द PCDCD प्रिपेयर्स MFAI रिपोर्ट फॉर क्वार्टर एंडिंग जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च एवरी ईयर 20th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अगला चलिए, इट इज एड्रेस्ड टू द GOC इन सी फॉर आर्मी कमांड हेडक्वार्टर, डिपार्टमेंटल हेड विद कॉपी जनरल टू CGDA एंड DGADS। अब दोस्तों क्या ये सीधा एड्रेस किसको करी जाती है, देखिए खास बात यह है इसको एड्रेस करना, ठीक है। अब दोस्तों MFAI रिपोर्ट जो है वो एड्रेस किसको जाएगी, PCDCD प्रिपेयर कर ली, क्वार्टरली प्रिपेयर कर ली, और अगले महीने की 20 तारीख तक इसको रेंडर करनी है, ठीक है। और दोस्तों एड्रेस किसको करती है, एड्रेस करते हैं दोस्तों वो GOC इन सी को, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द आर्मी, ठीक है। ये कौन होता है, या कमांड हेडक्वार्टर, ठीक है, या दोस्तों डिपार्टमेंटल हेड,
राइट, विद कॉपीज एंडोर्स्ड टू CGD एंड DGADS। अब दोस्तों इसमें खास बात देखिए, अब आपको लेटर का फॉर्मेट दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा इसका नॉलेज आपको होना चाहिए कि लेटर के फॉर्मेट कैसे बनते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, सबसे पहले जो है अपने ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो यहाँ पे किसका सेंडर का एड्रेस आता है, ठीक है, यहाँ पे सेंडर का एड्रेस आएगा, राइट। यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये रिसीवर का एड्रेस आता है, ठीक है। अपने इसको करते हैं, नीचे दोस्तों बॉडी होती है, राइट, और नीचे फिर सिग्नेचर करके, और नीचे दोस्तों इधर कॉपी टू करके, और हमें यहाँ पे कुछ लिखना होता है कि जिसको अपनी कॉपी करना चाहते हैं, राइट। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या बोल रहा है कि जो MFI जो है प्रिपेयर कर ली किसने, PCD CDA ने क्वार्टरली प्रिपेयर कर ली और अगले महीने की 20 तारीख तक भेजनी है। और दोस्तों एड्रेस जो है ये GOC इन सी को करी जाएगी, आर्मी को। अब दोस्तों जो GOC इन सी है वो यहाँ आएगा, जिसको एड्रेस करते हैं दोस्तों वो यहाँ आता है ऊपर, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, और कॉपी एंडोर्स टू CGD एंड DGADS, वो दोस्तों CGD किधर आ जाएगा, इधर 1 नंबर बना देंगे वो, ठीक है, 1 नंबर बना के यहाँ CGD लिख देंगे, ठीक है। 2 नंबर बना के दोस्तों यहाँ पे क्या है DGADS लिख देंगे, ठीक है, DGADS लिख देंगे। अब और किसी को देनी तो 3 नंबर लगा के, कॉपी देना दोस्तों ये होता है नीचे लिखा जाता है, और जिसको एड्रेस करते हैं दोस्तों वो ऊपर आता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर बोली गई है। तो इट इज़ एड्रेस टू द GOC इन सी फॉर आर्मी, कमांड हेडक्वार्टर, डिपार्टमेंटल हेड, ठीक है। मान लो दोस्तों ये तो GOC इन सी आर्मी के केस में, मान लो नेवी के केस में होता तो दोस्तों जो कमांड का जो सबसे बड़ा अधिकारी है उनका, इसलिए कमांड हेडक्वार्टर बोलते हैं। मान लो एयरफोर्स का तो दोस्तों जो कमांड का सबसे बड़ा अधिकारी है, ठीक है, एयरफोर्स का डिपार्टमेंटल हेड दोस्तों, मान लो कोई और हमारी जो इंटरनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके साथ हम डील करते हैं, उनकी ऑडिट के दौरान हमें पाया गया कोई MFI, ठीक है, तो उनके दोस्तों डिपार्टमेंटल हेड को अपने एड्रेस करेंगे, राइट। और दोस्तों कॉपी किसको देंगे, CGDA और DGADS को। अब आप बोल सकते हो कि GOC इन सी क्या होता है आर्मी के केस में, तो दोस्तों हमारा जैसे कमांड है, मान लो सदर्न कमांड, मान लो इसका PCDA जो है, ठीक है, वो दोस्तों इस कमांड की सुप्रीम अथॉरिटी है, ठीक है, वो दोस्तों सदर्न कमांड की सुप्रीम अथॉरिटी है। ऐसा ही दोस्तों जो आर्मी की कमांड होगी, ठीक है, आर्मी की दोस्तों जो सदर्न कमांड होगी उसकी सुप्रीम अथॉरिटी कौन होगा, GOC इन सी होगा फॉर द आर्मी, राइट। तो ये बातें मुझे समझ में आई, ठीक है। तो दोस्तों ये थी मोटी मोटी बातें जो की थी अपनों ने MFI के बारे में, ठीक है। अभी दोस्तों नेक्स्ट पैरास के अंदर अपने MFI को और डिटेल में चर्चा करेंगे। अगला देखिए दोस्तों, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा। अब MFAI जो है और IAR में डिफरेंस भी आपको यहाँ से पता कर सकते हो। MFA PCD CDA बनाता है, GOC इन सी को भेजता है, ठीक है, क्वार्टरली बनती है, ठीक है, जून सितंबर दिसंबर मार्च, ठीक है, 20 अगले महीने की क्वार्टर एंडिंग के 20 तारीख तक रेंडर करनी होती है, कॉपी इनको भेजी जाती है, ठीक है। अब अगला देखिए दोस्तों, इंटरनल ऑडिट। अब ये इसको दोस्तों बोलते हैं CGDA's IAR। CGDA की दोस्तों इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जो है इज प्रिपेयर बेस्ड ऑन द सिमिलर रिपोर्ट सेंटर बाय PCD CDA, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, PCD CDA की जो रिपोर्ट प्रिपेयर होती है उनके सिमिलर ही है, ठीक है। द पीरियोडिसिटी ऑफ IAR इज हाफ ईयरली, पहला फ़र्क तो ये आ गया। MFI है दोस्तों वो क्वार्टरली जाती है, और जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है वो क्या है दोस्तों, हाफ ईयरली जाएगी, राइट। दिस रिपोर्ट इज सर्कुलेटेड टू द डिफेंस सेक्रेटरी। अब दोस्तों उसको किस में भेज रहे थे, GOC इन सी के अंदर, GOC इन सी को एड्रेस कर रहे थे, और ये दोस्तों किसको जाएगी, डिफेंस सेक्रेटरी को, ठीक है, जो रक्षा सचिव है, सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस को, और हाई एक्लेंस ऑफ MOD, जो MOD के दोस्तों हाई जो अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है। और दोस्तों PSO इन सर्विस हेडक्वार्टर, राइट, PSO अपने दोस्तों पढ़े थे, ठीक है, सर्विस हेडक्वार्टर्स के अंदर बहुत सारे, राइट, आर्मी के केस में अलग है, नेवी के केस में अलग है, ठीक है। तो और दोस्तों PCDA CDA को, राइट। तो ये हुआ दोस्तों इसके अंदर IAR के बारे में कि ये हाफ ईयरली प्रिपेयर होती है, ठीक है। और किसको सर्कुलेट करी जाती है, डिफेंस सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस को, जो MOD के हायर अथॉरिटीज़ हैं, PSO जो हैं, और PCD CDA को। और दोस्तों इसकी क्या फाइनेंशियल वैल्यू कितनी मापते हैं अपने, अगर फाइनेंशियल वैल्यू के रूप में मापना पड़े तो इसको दोस्तों 7 लाख रुपये इसकी होती है, ठीक है। अगला चलिए दोस्तों, एनुअल ऑडिट सर्टिफिकेट, इसको दोस्तों AAC बोलते हैं, ठीक है। AAC के अंदर क्या है दोस्तों, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ एनुअल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सबमिटेड टू सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस, ठीक है। फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द एनुअल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सबमिटेड टू सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस। अब दोस्तों इसके अंदर कुछ ज़्यादा इसने बताया नहीं गया है AAC के बारे में, राइट। इसके बारे में दोस्तों जब आएगा अपने इसके डिस्कस करेंगे, राइट। एनुअल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है दोस्तों वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपने पढ़ने वाले हैं। अगला चलिए दोस्तों, ट्रीटमेंट ऑफ एरनर्स पेमेंट्स एडमिटेड इन ऑडिट। दोस्तों ऑडिट के अंदर क्या है, आपने कोई भी पेमेंट जो है वो एरनसली ज़्यादा कर दी, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या सिनेरियो रहेगा, उसको कैसे ट्रीटमेंट आपको करना है, ठीक है। वेन एवर एरनस पेमेंट्स हैज़ बीन एडमिटेड इन ऑडिट फॉर ए कंसिडरेबल टाइम
owing to a wrong interpretation of the financial rule or to oversight the following procedure should be observed। दोस्तों जब भी कोई भी एरनस पेमेंट है बीन एडमिटेड इन ऑडिट, कोई भी आपके पास दोस्तों बिल आया, ठीक है, कोई भी क्लेम आया आपके पास, ठीक है, 5 लाख रुपए का क्लेम था, तो आपने क्या किया दोस्तों, उसको पास कर दिया, ठीक है, और वो क्या हो गया दोस्तों, वो गलती से पास हो गया, आपसे कोई चूक हो गई उसके अंदर, ठीक है। दोस्तों आपसे क्या भूल हुई, आपसे क्या हुआ कि व्हेन एरनस पेमेंट हैज़ बीन एडमिटेड इन ऑडिट, ये तो इस लाइन का मतलब हो गया कि 5 लाख रुपये आपने पास कर दिया और गलती से पास कर दी। फॉर ए कंसिडरेबल टाइम ओविंग टू ए रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ ए फाइनेंशियल रूल, या तो दोस्तों क्या आपको रूल पोजीशन नहीं पता थी फाइनेंशियल रूल की, हाँ इतने इसमें रेस्ट्रिक्टेड करना था मुझे अमाउंट, ठीक है, आपने तो पूरा पास कर दिया, ठीक है, या तो आपको रूल पता ही नहीं था, या दोस्तों ओवरसाइट द फॉलोइंग प्रोसीजर, या तो दोस्तों क्या है ओवरसाइट कर दिया आपने, मतलब आपने ध्यान नहीं दिया, तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, नीचे वाला जो दिया गया है। व्हेन ए रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल रूल हैज़ बीन फॉलोड इन ऑडिट ऑफिस, दोस्तों जब भी ऑडिट ऑफिस के अंदर अगर फाइनेंशियल रूल्स का गलत इंटरप्रिटेशन करके पेमेंट हुई है, तो उसके इसमें क्या होगा, द न्यू इंटरप्रिटेशन शुड बी गिवन इफेक्ट टू फ्रॉम द डेट ऑफ इशू बाय द CAG ऑफ इंडिया और द CGDA ऑफ द ऑर्डर्स स्टेटिंग द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। अगर दोस्तों गलत इंटरप्रिटेशन करके आपने एरनेस पेमेंट कर दी, तो उस केस में क्या होगा, जब तक न्यू इंटरप्रिटेशन जो क्या है, न्यू इंटरप्रिटेशन दोस्तों CAG ऑफ इंडिया या CGDA नहीं देता, आपको क्या है उसके अंदर त्रुटि के अंदर सुधार नहीं करना है, ठीक है। द न्यू इंटरप्रिटेशन शुड बी गिवन इफेक्ट टू फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, ठीक है, जो नई इंटरप्रिटेशन आएगी दोस्तों उस डेट से, आप जिस डेट से इशू करी है CAG ने और CGDA ने, उसके हिसाब से क्या है उस गलतियों को सुधारना है, ठीक है। ऑर्डर स्टेटिंग द करेक्ट इंटरप्रिटेशन, पहली बात तो ये बोल दी, मतलब अपने आप से उस गलती को नहीं सुधारना है आपको, राइट। तो ये इसने रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल। अगला है दोस्तों, अगला ये बोल रहा है व्हेन एरनेस पेमेंट्स हैव बीन लेफ्ट अनचैलेंज्ड ओवर टू ओवरसाइट, पहले तो बता दिया कि गलत आपने फाइनेंशियल रूल देखा है, अब क्या है दोस्तों कि ओवरसाइट कर दिया, मतलब आपने ध्यान नहीं दिया और फिर क्या हुआ, एरनेस पेमेंट हो गई, ठीक है। द ऑडिट ऑफिस शुड नॉट अंडरटेक ए री ऑडिट ऑफ बिल्स, दोस्तों ऑडिट ऑफिस जो क्या है री ऑडिट नहीं करेगा उन बिल्स की जिनकी पेमेंट हुए 12 मंथ से ज़्यादा हो गया, ठीक है। मान लो दोस्तों मैंने जनवरी के अंदर क्या किया था, जनवरी के अंदर कोई पेमेंट करी थी, ठीक है, मुझे क्या है इसके नियम कानून तो सब पता थे, लेकिन क्या मुझे ओवरसाइट करके मुझे ध्यान नहीं दिया, तो उसकी पेमेंट मुझे क्या फालतू हो गई, मान लो 5,000 रुपये ज़्यादा चला गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या 12 महीने के अंदर अंदर तो क्या है मैं री ऑडिट के लिए मंगवा सकता हूँ इन चीज़ों को, लेकिन दोस्तों 12 महीने से ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, तो इसको री ऑडिट बिल की नहीं करेंगे, ठीक है। द ऑडिट ऑफिस शुड नॉट अंडरटेक ए री ऑडिट ऑफ बिल्स पेड मोर देन 12 मंथ्स प्रीवियसली बट शुड रिपोर्ट द फैक्ट्स ऑफ द केस टू द CFA फॉर ऑर्डर, CFA को दोस्तों ऑर्डर के लिए भेजेंगे, एंड री ऑडिट शुड बी मेड ओनली इफ सो डिजायर्ड बाय द CFA, ठीक है। अगर दोस्तों CFA बोलेगा, ठीक है, तभी क्या है कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी बोलेगी, तभी क्या है उसको री ऑडिट कर सकते हैं, राइट, वरना आपको नहीं करना है वो चीज़ें, राइट। तो ये बातें समझ में आई दोस्तों। आगे चलिए, ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ एरनेस पेमेंट्स इन ऑडिट। ऑडिट के अंदर अगर कोई भी गलती से आप ओवर पेमेंट कर देते हो तो उसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है, राइट। अब आगे देखिए दोस्तों, पर्टिकुलर जो है MFAI के बारे में बताया गया है, ठीक है, मेजर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इरेगुलरिटी। और दोस्तों क्या ये प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत बार ये चीज़ें पूछी गई, ये देखिए दोस्तों अप्रैल 2009 में पूछा गया है, इसके बाद दोस्तों ये दिसंबर 2013 में पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद भी दोस्तों क्या है ये कई बार एग्जाम से पूछा गया है, जैसे ये भी दिसंबर 2013 में पूछा गया है, यहाँ देखिए, राइट। इसके बाद दोस्तों क्या है इसके अंदर क्या बहुत सारी बातें अपने डिस्कस करने वाले हैं अभी MFAI के बारे में। तो ये देखिए दोस्तों अप्रैल 2009 के अंदर ये पूछा गया है, और अभी भी दोस्तों क्या है पूरे चांसेस है इस MFAI के बारे में पूछने में। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो हम आपको बता देता हूँ। व्हाट इज़ MFAI, व्हाट इज इट्स पीरियोडिसिटी, MFAI क्या है, इसकी पीरियोडिसिटी क्या है, ये तो अपनों ने देख लिया दोस्तों। MFAI मेजर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इरेगुलरिटी, पीरियोडिसिटी क्या है दोस्तों, ये भी अपनों ने ऊपर देख लिया कि क्वार्टर एंडिंग जो होता है, ठीक है, मार्च, फिर अप्रैल मई जून, फिर जुलाई का सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, राइट। और दोस्तों अगले महीने की फॉलोइंग मंथ की क्वार्टर एंडिंग के 20 तारीख तक हमें भेजनी पड़ती है। और दोस्तों GOC इन CK को एड्रेस करके भेजी जाती है CAG और दोस्तों CGDA और दोस्तों DGADS को भी क्या है इसकी कॉपी रेंडर कर दी जाती है। प्रिपेयर कौन करता है दोस्तों, PCDA CDA करता है, ठीक है। IAR के अंदर कौन क्या था दोस्तों, उसको CGDAs IAR बोलते हैं। वो दोस्तों किसको एड्रेस करी जाती है, किसको सर्कुलेट करी जाती है, डिफेंस सेक्रेटरी को, जो PSOs को, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हायर अथॉरिटीज़ जो हैं, ठीक है, वो दोस्तों क्या है हाफ ईयरली प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों
MFI आ गया, पीरियोडिसिटी आ गई, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इरेगुलरिटीज इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट। अब दोस्तों ऑडिट ऑब्जर्वेशंस तो बहुत सारे होते हैं। आप बोलोगे कि भैया कि हमें कौन सी चीज़ें जो है MFI के अंदर रिकॉर्ड करनी है, तो उसके लिए दोस्तों कुछ बताया गया है, कुछ चीज़ें बातें बताई गई है कि हाँ इस प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम मिले तो आप MFI के अंदर इंक्लूड कर लो। हाउ आर आइटम्स इन द MFI रिपोर्ट विच आर सब्सिक्वेंटली इंक्लूडेड इन द CGDA सर्टिफिकेट अपेंडेड टू द प्रिंटेड एप्रोप्रिएशन अकाउंट लोकेटेड। ठीक है, तो आगे चलिए दोस्तों इनके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। The PCDCDA will prepare quarterly reports on the MFI dealing with the matters relating to the units and formations for quarter ending June, September, December, March each year by 20th of the month फॉलोइंग द क्वार्टर। PCDCD क्या करते हैं दोस्तों, प्रिपेयर करते हैं क्वार्टरली रिपोर्ट MFI पर, मैटर रिलेटिंग टू यूनिट एम फॉर्मेशन। ठीक है, क्वार्टर एंडिंग बता दिया। और 20 द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इरेगुलरिटीज विल बी इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट। तो कौन कौन सी इरेगुलरिटी दोस्तों इस रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करनी है, वो है सबसे पहले बता दिए दोस्तों, केस इन्वॉल्विंग irregular maintenance और नॉन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स विच इन द पर्सनल ओपिनियन ऑफ द PCDCD हैव सीरियस इम्प्लीकेशन। दोस्तों ऐसे केस आपको इंक्लूड करने हैं जिसके अंदर या तो इरेगुलर मेंटेनेंस है अकाउंट्स का, या क्या है अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं किए। ठीक है भैया, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का स्टोर है, ठीक है, पब्लिक के पैसे से स्टोर खरीदा हुआ है, तो उसके अकाउंट्स आपको मेंटेन करने। अगर ऐसे केस होंगे तो दोस्तों आप MFI के अंदर इंक्लूड करो। इन द पर्सनल ओपिनियन ऑफ द PCDCD हैव सीरियस इम्प्लीकेशन। और दोस्तों क्या है, ये PCDCD के पर्सनल ओपिनियन के अंदर ये केसेस क्या है, ये सीरियस होने चाहिए तभी इंक्लूड कर सकते हो। केसेस इन विच द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और लॉसेज इन्वॉल्व इज ₹5 लाख और मोर इन ईच केस। ठीक है, मान लो कोई दोस्तों एक केस पकड़ा आपने, ठीक है, ऊपर वाला ही मान लो, ठीक है, कि नॉन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, और उसकी वैल्यू दोस्तों क्या है 5 लाख रुपए से ज़्यादा आ रही है उसकी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की। ठीक है, या दोस्तों कोई लॉस हो गया, ठीक है, तो उसको क्या है आपको इसके अंदर MFI के अंदर इंक्लूड करना है। ठीक है, या दोस्तों ऊपर वाला एग्जांपल ना मान के कोई और एग्जांपल मान लो आप। ठीक है, कोई भी जैसे कोई भी सामान था, ठीक है, मान लो कोई भी प्लांट लगा दिया, मशीनरी लगा दी, ठीक है, वो भी इसके अंदर पड़ेंगे अपने, उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए से ज़्यादा थी तो उसको इंक्लूड कर लो। ठीक है, केसेज इन विच द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल रेगुलरिटी और लॉस इन्वॉल्व्ड ₹5 लाख और मोर इन ईच केस बिसाइड PCDCD में एट देयर डिस्क्रिप्शन। केसेज इन विच डिस्क्लोज लूप होल्स और फॉर फ्रॉड डिफाल्केशन एटसेट्रा रिगार्डलेस ऑफ द फाइनेंशियल लिमिट रेफर्ड अब। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है दोस्तों, पहले तो बता दिया 5 लाख से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बता दिया कि जरूरी नहीं है 5 लाख से ऊपर हो, अगर PCDCD को लगे उनके डिस्क्रिप्शन में अगर ऐसा हो कि जो लूप होल है फ्रॉड का, डिफाल्केशन का, ठीक है, वो बहुत बड़ा है, ठीक है, उनको लगता है कि उनको MFI के अंदर आना चाहिए, तो क्या इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हुई। आगे चलिए दोस्तों, तीसरा है केसेस ऑफ सीरियस इरेगुलरिटीज विच कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू फाइनेंशियल टर्म। दोस्तों कोई भी इरेगुलरिटी है आप उसको पैसे के रूप में नहीं माप सकते, मान लो, ठीक है, बट विच इन द पर्सनल ओपिनियन ऑफ द PCDCD शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द आर्मी कमांडर, एयर हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर। और दोस्तों क्या है PCDCD की पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि दोस्तों PCDCD क्या है इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है, तो उसी के ऊपर पूरी डिस्क्रिप्शन है कि हमें इंक्लूड करना है या नहीं करना। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, बट इन द पर्सनल ओपिनियन ऑफ द PCDCD शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ, अगर PCDCD को लगता है कि इसको MFI के अंदर करना है और इसको क्या है नोटिस के अंदर लाना है आर्मी कमांडर के, एयर हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर के, तो वो क्या है उसको MFI के अंदर इंक्लूड कर सकता है। बी नंबर देखिए दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम केसेज ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज कमिंग टू द नोटिस ऑफ PCDCD थ्रू ऑडिट प्रोसेस इन द मेन ऑफिस, LO सब ऑफिस, स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टू द फॉलोइंग आइटम। ठीक है दोस्तों, जो भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज जो हैं, ठीक है, PCDCD के पास आएगी ऑडिट प्रोसेस के दौरान, ठीक है, या मेन ऑफिस के अंदर, ठीक है, मेन ऑफिस के अंदर दोस्तों ऑडिट होती है उस प्रोसेस के दौरान आई है, या दोस्तों LO सब ऑफिस ने उसको PCDCD को रेंडर करी है। इसके ये तो करना ही दोस्तों अपार्ट फ्रॉम दीज केसेस। ठीक है, स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टू द फॉलोइंग आइटम्स। तो कौन कौन से दोस्तों आइटम्स भी आपको स्पेशल अटेंशन देनी है। सबसे पहले दोस्तों इसने बता दिया यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर द पर्पज ऑफ विच इट वाज परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड। जो भी दोस्तों प्लांट या मशीनरी आप परचेज करते हो और जिस पर्पज़ के लिए आपने परचेज किया है, इंस्टॉल किया है, उसका क्या है यूज़ प्रॉपर होना चाहिए। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं ECHS, ठीक है, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम जो है दोस्तों, उसके लिए बहुत सारे जो क्या हैं हॉस्पिटल्स हैं, राइट। ECHS है दोस्तों, मान लो कोई भी एक्स, उसके अंदर अल्ट्रासाउंड मशीन जो है उन्होंने मंगाई, ठीक है, और दोस्तों क्या है अल्ट्रासाउंड मशीन को मान लो उन्होंने मंगवा ली ECHS ने, राइट। इसके बाद दोस्तों अल्ट्रासाउंड मशीन को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या है दोस्तों एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है। लोकल जो म्यूनिसिपैलिटी है दोस्तों PNDT सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं, प्रीनेटल, ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऐसा कुछ इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। वो दोस्तों PNDT सर्टिफिकेट इसको लेना पड़ता है, राइट। अगर दोस्तों अल्ट्रासाउंड मशीन इन्होंने मंगा ली और इन्होंने मान लो 2015 के अंदर इंस्टॉल कर ली,
ठीक है। और दोस्तों जब आप ऑडिट करने गए मान लो, ठीक है, तो आपका दोस्तों कई साल बाद, मान लो आपका 1 साल 2 साल 3 साल बाद, ठीक है, आपको पता लगा या उसी टाइम आपको पता लगा कि अल्ट्रासाउंड मशीन इन्होंने इंस्टॉल करी है, इन्होंने बोल दिया हम PNDT सर्टिफिकेट ले लेंगे, ठीक है। तो आपने क्या है, एक ऑडिट ऑब्जर्वेशन से रेज कर दिया कि हाँ भैया जो PNDT सर्टिफिकेट जो है आपने नहीं लिया है, कृपया इसका जवाब दें, राइट। मान लो किसी भी 2015 में इन्होंने परचेज की, 2016 में ऑडिट करने में पहुंच गया, तो वहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन रेज कर दिया। फिर दोस्तों क्या है कि इन्होंने इस ऑब्जर्वेशन का रिप्लाई नहीं दिया, ना इन्होंने PNDT सर्टिफिकेट लिया, ठीक है। दोस्तों जैसे जैसे ऑडिट चलती रही 2 साल 3 साल 4 साल, इन्होंने क्या इसका जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो दोस्तों एक टाइम बाद जो क्या है, हम क्या है इस ऑडिट ऑब्जर्वेशन को दोस्तों MFI में इंक्लूड करने के लिए PCDCD को बोल सकते हैं कि इन्होंने मान लो 10 लाख रुपए की अल्ट्रासाउंड मशीन परचेज करी है, ठीक है। अब ये 2015 में परचेज करी थी, अभी 2021 आ गया, ठीक है, 6 साल हो गए, इन्होंने PNDT सर्टिफिकेट नहीं लिया और इस वजह से क्या इस मशीन को वो यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों क्या है, ये जो गवर्नमेंट का पैसा जो है, गवर्नमेंट की मशीनरी जो है, पब्लिक फंड से जो पैसा जो मशीनरी खरीदी हुई है, ये दोस्तों डायरेक्ट क्या है लॉस इसको कंसीडर अपने कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक टाइम के बाद इसकी वारंटी है, इसकी लाइफ तो डिटीरियोरेट हो ही रही है, इसकी लाइफ से दोस्तों कम हो ही रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या MFI काम करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्तों आप चीज़ों को देखते हो और आप उसको कंसीडर कर लिया आपने MFI, पहले दोस्तों आप ऑब्जर्वेशन रेज करोगे, ठीक है। एक टाइम के बाद दोस्तों उसका जवाब नहीं आता जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ है, जो यूनिट कंसर्न्ड है, ठीक है। तो फिर दोस्तों क्या है आप MFI में इसको इंक्लूड करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है PCDCD उसको लिख सकते हो। फिर दोस्तों क्या PCDCD उस पर जवाब देता है, हाँ उसको इंक्लूड करना है नहीं करना, ठीक है। फिर दोस्तों क्या है वो आपसे डिटेल मांग सकता है सारी इसकी, फिर क्या है दोस्तों MFI के अंदर वो इंक्लूड करता है, ताकि दोस्तों GOC इन C को रेंडर करना है, डायरेक्ट एड्रेस करना है, तो वो भी दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी अथॉरिटी है। तो उनको दोस्तों क्या है हम ऐसे ही कुछ भी MFI के अंदर इंक्लूड करके हम नहीं कर सकते अगर सफिशिएंट जवाब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ के पास है, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों मैंने आपको बता दी कि जो प्लांट और मशीनरी है, ठीक है। ऐसा ही दोस्तों मान लो एक्सरे मशीन्स हैं, ठीक है, एक्सरे मशीन्स है दोस्तों, उनका कोई भी यूज़ नहीं आ रहा, राइट। तो इस प्रकार के दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल जो क्या है हो सकते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर द पर्पज ऑफ विच इट वाज परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन करना दोस्तों प्लांट और मशीनरी का जिस पर्पज़ के लिए उसको खरीदा गया है, इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। अगला दोस्तों आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम्स ऑफ स्टोर इन डिपो स्टोर होल्डिंग फॉर्मेशंस, ठीक है। दोस्तों स्लो मूविंग और नॉन मूविंग आइटम कौन होते हैं स्टोर डिपो के अंदर या स्टोर होल्डिंग फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन स्टोर को होल्ड करती है। मान लो दोस्तों ये डिपो है, ठीक है, इसके अंदर दोस्तों क्लोथिंग के आइटम्स हैं, ठीक है। मान लो क्लोथिंग के आइटम दोस्तों 5000 जो क्या है इनके पास शूज़ हैं, ठीक है दोस्तों, जिनको बूट DMS बोला जाता है, जो आर्मी के लोग पहनते हैं, राइट। अब दोस्तों ये 5000 शूज़ जो क्या हैं इनके पास 6 साल से रखे हैं, ठीक है। और दोस्तों क्या है क्योंकि इनकी डिमांड ही नहीं है, ठीक है, ऐसा सिनेरियो आ गया, ठीक है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है दोस्तों, इससे आप समझ सकते हो। या शूज़ नहीं मान के तो और मान लो आप, ठीक है, बहुत सारे आइटम आते हैं डिपो के अंदर, ठीक है। मान लो ऑर्डिनेंस डिपो है, ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों जो आइटम है जो यूज़ ही नहीं हो रहा, जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है, डिपो ने फिर क्यों डिमांड करी उसकी, राइट। क्योंकि दोस्तों क्या नॉन मूविंग है, या दोस्तों 500 शूज़ हैं आपके लेजर के अंदर, राइट। और दोस्तों क्या है वो 1 महीने के अंदर 1 शूज़ आउट हो रहा है, ठीक है, 2 हो रहे हैं, ठीक है। आपके पास मतलब क्या है एक्सेस होल्डिंग ऑफ द स्टॉक है, मेन बात ये है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि 10,000 जूते आपके पास हैं और हर महीने एवरेज कंजप्शन जो क्या है वो 100 का ही है, ठीक है। तो आपने फिर 10,000 एक्सेस स्टॉक क्यों रख रखा है। मान लो दोस्तों कोई राशन का है, ठीक है, राशन का मान लो दोस्तों सप्लाई डिपो है, राइट, जो अपने डिपेंडेंट यूनिट पे राशन सप्लाई कर रहा है, तो उसके पास दोस्तों है होल्डिंग में एक्सेस में बहुत सारा सामान है रखा है, ठीक है। राशन ऑयल दोस्तों बहुत सारा रखा है उसके पास, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आर्मी को बहुत सारा सामान मिलता है राशन के तौर पे, जैसे और ग्रोसरी का जो भी सामान है, राइट, तो वो दोस्तों एक्सेस होल्डिंग में है, ठीक है। तो सारी बातें वो यही बोल रहा है, ठीक है। या तो स्लो मूविंग है, वो कंजप्शन बहुत कम है, या वो नॉन मूविंग है। अगला है दोस्तों डिटीरियोरेशन इन द कंडीशन ऑफ स्टोर्स ड्यू टू अनड्यूली लॉन्ग इनएडिक्वेट स्टोरेज, ठीक है। मान लो दोस्तों मेरे पास ये क्लोथिंग का स्टोर था, इसके अंदर आर्मी की क्लोथिंग मेरे पास है, राइट। इसके अंदर दोस्तों क्या है इन्होंने ऐसे सामान को रख रखा है कि इसमें दीमक लग गई, ठीक है। और दोस्तों क्या बहुत सारा सामान मेरा ख़राब हो गया, तो वो भी क्या है दोस्तों, वो भी मेरा लॉस माना जाएगा, ठीक है। तो वो भी दोस्तों अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया, PCDCD के डिस्क्रिप्शन में ऐसा लगता है उनको कि हाँ बड़ी इरेगुलरिटी है, तो उनको भी क्या है दोस्तों सॉर्ट आउट के लिए उसको भी क्या है दोस्तों MFI के अंदर वो इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों डिटीरियोरेशन इन द कंडीशन ऑफ स्टोर्स ड्यू टू अनड्यूली लॉन्ग इनएडिक्वेट स्टोरेज। अगला देखिए दोस्तों, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट एवरी केस रिक्वायरिंग इंक्लूजिंग इन द रिपोर्ट शुड बी इंक्लूडिंग विदाउट अनड्यू लॉस ऑफ टाइम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है दोस्तों,
ये इम्पोर्टेंट है कि कोई भी केस अगर इरेगुलरिटी का आता है तो उसको क्या है दोस्तों रिपोर्ट के अंदर आपको इंक्लूड करना है बहुत ज़्यादा देरी ना करते हुए, ठीक है। वेन एवर इट इज़ एबनॉर्मल डिले इधर इन द डिटेंशन ऑफ द इरेगुलरिटी or in its inclusion in the MFA report after its detection, the reasons therefore shall be reported to the CTD। अब दोस्तों इसके अंदर क्या है कि अगर ये रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करने में या MFA आपको इस इरेगुलरिटी निकालने में बहुत ज़्यादा देर हो गई, ठीक है, या तो आपने क्या है डिटेक्ट ही बहुत लेट करी है। मान लो अल्ट्रासाउंड मशीन 2016 में वो परचेज करी, आपने 2017 के ऑडिट में आपको नहीं मिला, 18 के ऑडिट में नहीं मिला, आप 21 के ऑडिट में आपको वो चीज़ मिली है, ठीक है, तो वो भी तो गलत है, राइट। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, इधर इन इट्स डिटेक्शन ऑफ द इरेगुलरिटी और इट्स इंक्लूजन इन द MFA रिपोर्ट, या तो दोस्तों आपको मिल गया आपने MFA इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, आफ्टर इट्स डिटेक्शन द रीजन देयरफॉर शुड बी रिपोर्टेड टू द CGD। तो CGD को दोस्तों उसके रीजन भी आपको देने पड़ेंगे, राइट। अब देखिए दोस्तों ये कितने इसका फॉर्मेट क्या है दोस्तों MFA को तैयार करने का, राइट, तो वो अपने देखते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों MFA जो है ये भी दिसंबर 2013 में पूछा गया। द MFA रिपोर्ट विल बी रेंडर्ड इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1 पार्ट 2, 2 पार्ट में दोस्तों बनती है। पहले में फ्रेश इरेगुलरिटी आएगी, दूसरे में दोस्तों इरेगुलरिटीज रिपोर्टेड प्रीवियसली बट स्टिल रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग। पहले में दोस्तों क्या है फ्रेश इरेगुलरिटी आएगी, दूसरे में दोस्तों क्या है जो इरेगुलरिटी ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुकी है, ठीक है, पहले से हैं, लेकिन वो क्या है उनका सेटल आउट अभी तक नहीं हुआ है, वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है। इनके भी दोस्तों 2 सेक्शन हैं। पहला है दोस्तों कौन सा, सेक्शन A और सेक्शन B। इसका भी दोस्तों क्या सेक्शन A सेक्शन B, इस पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड है। इसके भी दोस्तों 2 सेक्शन है, सेक्शन A सेक्शन B, सेक्शन A सेक्शन B। पहले में दोस्तों क्या कैश इरेगुलरिटी, दूसरे में स्टोर इरेगुलरिटी। पहले में दोस्तों कैश इरेगुलरिटी, दूसरे में दोस्तों स्टोर इरेगुलरिटी। अब दोस्तों को याद कैसे रखो, पहली बात तो दोस्तों पार्ट 1 पार्ट 2 आपको याद रह जाएगा, 2 पार्ट। पहला दोस्तों फ्रेश आएगा, इसके बाद क्या है दोस्तों प्रीवियसली वाला आएगा, पहले तो फ्रेश ही आता है हमेशा, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रहेगी। लेकिन दोस्तों इसके अंदर कैश कौन सा था, सेक्शन A था या सेक्शन B था, ये आप भूल जाओगे। इसको दोस्तों याद करने की एक ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है। तो ट्रिक ही दोस्तों क्या है, वो ट्रिक है दोस्तों कि जब कैश आएगा आपके पास, ठीक है, जब दोस्तों आपके पास कैश होगा तभी तो आप स्टोर परचेज करोगे, ठीक है। तो दोस्तों जब आपके पास कैश होगा तभी तो आप स्टोर परचेज करोगे, ठीक है। जब दोस्तों आपके पास कैश होगा तभी तो आप स्टोर परचेज करोगे, राइट। इसलिए दोस्तों कैश पहले आएगा, उसके बाद स्टोर आएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 दोस्तों आपको याद रहेगा, इंक्लूडिंग इसमें फ्रेश इरेगुलरिटी आती है पार्ट 1 में। इसके अंदर दोस्तों क्या है जो प्रीवियसली रिपोर्ट करी थी लेकिन अभी तक आउटस्टैंडिंग है। सेक्शन A सेक्शन B को दोस्तों कैसे याद रखोगे आप, पहला पैसे आएगा फिर आप स्टोर खरीदोगे, राइट। तो ऐसे क्या है ये आपको याद रह जाएगा। अगला चलिए दोस्तों, सो फार एज द ओल्ड आइटम्स इंक्लूडेड इन द पार्ट 2 आर कंसर्न्ड। दोस्तों जो पार्ट 2 था उसके अंदर जो ओल्ड आइटम इंक्लूड करने हैं आपको, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं। बिसाइड्स गिविंग द आइटम नंबर, दोस्तों आप आइटम नंबर उसके अंदर बताओगे। द मंथ ऑफ द रिपोर्ट्स इन विच द आइटम्स वर ओरिजिनली इंक्लूड, कौन से मंथ में आपने इसको इंक्लूड किया है MFI के अंदर, ठीक है। पुराने वाले को बात करें, नए वाला तो पूरा हमें लिस्ट देनी ही पड़ेगी उसकी। पुराने वाला दोस्तों कौन से मंथ के अंदर आया था, कौन सी रिपोर्ट के अंदर आया था, कौन से क्वार्टर के अंदर आया था, ठीक है, वो सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। ए गिस्ट ऑफ आइटम, ईच आइटम इन ब्रीफ शुड ऑल्सो बी गिवन। गिस्ट का मतलब होता है दोस्तों सार, ठीक है। आपको क्या है दोस्तों उस ऑब्जर्वेशन का दोस्तों सार भी क्या है इंक्लूड करना पड़ेगा उसके अंदर। इंडिकेटिंग द लेटेस्ट पोजीशन फॉर रियडली ड्राइंग द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न। दोस्तों एक तो क्या है आपको उसको गिस्ट लिखना पड़ेगा, सार देना पड़ेगा आपको ब्रीफ के अंदर, ठीक है। और दोस्तों लेटेस्ट पोजीशन क्या है उसकी, आपकी क्या कॉरस्पॉन्डेंस हो रही है, ठीक है, वो सारी बातें जो क्या है दोस्तों उसके अंदर बतानी पड़ेगी, ताकि जो अथॉरिटीज़ जो हैं दोस्तों जिसको अपने भेज रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं, ठीक है, मेनली तो दोस्तों GOC-INC ही है इसके अंदर MFI के अंदर, ठीक है। तो उनको क्या है दोस्तों सारी चीज़ें पता रहे। फिर CGDA को भी दोस्तों कॉपी जा रही है, DGADS को भी कॉपी जा रही है, तो सबको क्या है दोस्तों सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए, राइट। अगला चलिए दोस्तों, द रिपोर्ट्स विल बी एड्रेस्ड एंड कॉपीज एंडोस्ड टू द पार्टीज कंसर्न्ड इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। तो रिपोर्ट को कैसे एड्रेस करना है, कॉपी किसको एंडोर्स करनी है। इन द केस ऑफ आर्मी यूनिट्स द रिपोर्ट्स विल बी एड्रेस टू द GOC-INC कमांड बाय नेम। आर्मी के केस में दोस्तों क्या है GOC-INC को एड्रेस करी जाएगी, ठीक है, विद कॉपीज टू द एरिया सब एरिया कमांडर इंक्लोजिंग आइटम्स पर्टेनिंग टू देयर एरिया, ठीक है। दोस्तों GOC-INC कमांड को क्या है दोस्तों उसको तो एड्रेस करना ही है। कॉपी दोस्तों एरिया सब एरिया में जाएगी। मान लो दोस्तों एक मेरी सदन कमांड है, ठीक है, वहाँ पे दोस्तों GOC-INC तो एक ही है, ठीक है, GOC-INC तो कमांड तो दोस्तों एक ही है, लेकिन दोस्तों क्या सब एरियाज़ और ये तो पूरी कमांड के अंदर जगह जगह फैले होंगे,
ठीक है, सब एरिया है, कोर है, ठीक है, ब्रिगेड आ जाएगी, फिर पर्टिकुलर लास्ट यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ कि इन द केस ऑफ आर्मी यूनिट्स द रिपोर्ट विल बी एड्रेस टू द GOC/INC कमांड बाय नेम से जाएगी विद कॉपीज टू एरिया सब एरिया कमांडर इंक्लोजिंग आइटम परटेनिंग टू दे रही है। तो दोस्तों जिस यूनिट की गलती होगी उसके एरिया सब एरिया कमांडर को भी क्या है वो कॉपी जाएगी। PCD एयरफोर्स, दोस्तों PCD नेवी को एड्रेस करना है तो उसके कमांड हेडक्वार्टर को करोगे। ठीक है, DGNCC को दोस्तों DGOF DGQA इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस करना है तो इनके दोस्तों डिपार्टमेंटल हेड को आपको करना पड़ेगा। एंड फॉरवर्डिंग लेटर साइंड बाय द PCD। और दोस्तों इसको जो फॉरवर्डिंग लेटर होगा वो कौन साइन करेगा, इसका PCD करेगा। ठीक है दोस्तों, जो नीचे इसके आइटम्स होंगे, एनेक्सर होंगे, उनको दोस्तों नीचे की अथॉरिटी देख सकती है, डिप्टी CDA देख सकता है मान लो। ठीक है, या दोस्तों IA सेक्शन का कोई भी ACDA है, ठीक है, IA सेक्शन का इंचार्ज है, वो सारा तैयार कर सकता है। लेकिन दोस्तों स्पेशल इसने बताया है कि जो फॉरवर्डिंग लेटर जो है वो PCD साइन करेगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गए दोस्तों NCC रिलेटेड। ये DGOF हो गए दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाला, क्वालिटी एश्योरेंस इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, उनके डिपार्टमेंटल हेड को अपने को क्या करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला है कॉपीज ऑफ ऑल रिपोर्ट्स विल बी एंडोर्स्ड टू द CGD डायरेक्टर जनरल, जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ऑडिट डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, CGD को देनी है। और दोस्तों जो CAG के सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्टर जनरल ऑडिट डिफेंस सर्विस हो सकता है, या दोस्तों जॉइंट डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर। ठीक है, ये भी दोस्तों उनकी रैंक है सारी। ठीक है, DGADS है तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्टर जनरल ही है, जॉइंट डायरेक्टर हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी हो सकता है, वो उनको भी कॉपी देनी पड़ेगी। अगला है दोस्तों, द रिपोर्ट शुड बी ड्रॉन अप एंड एडिटेड विद द ग्रेटेस्ट केयर सो एज टू अचीव द ऑब्जेक्ट फॉर विच दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है दोस्तों, जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी, ठीक है, उसको दोस्तों ऐसे एडिट करना है। ठीक है, उसको दोस्तों इतना अच्छे से करना है ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, द रिपोर्ट शुड बी ड्रॉन अप एंड एडिटेड विद द ग्रेटेस्ट केयर सो एज टू अचीव द ऑब्जेक्ट फॉर विच दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है उसको दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट जब जिसके MFI तैयार करोगे तो उसको अच्छे से तैयार करना है ताकि आपका जो गोल है वो सक्सेसफुल हो जाए। द नरेशन ऑफ ईच आइटम इन द रिपोर्ट शुड बी ब्रीफ, सेल्फ कंटेंट। ब्रीफ होना चाहिए दोस्तों, सेल्फ कंटेंट होना चाहिए, मतलब सब कुछ सही लिखा होना चाहिए, लूसिड होना चाहिए दोस्तों, क्लियर होना चाहिए। एंड शुड ब्रिंग फोर्थ द नेचर ऑफ इरेगुलरिटी। और दोस्तों क्या उसे इरेगुलरिटी का नेचर पता लगे, द एक्सटेंट ऑफ इट्स सीरियसनेस की दोस्तों कितना सही, कितना सीरियस है वो पता रहना चाहिए उससे। द अमाउंट इन्वॉल्व, कितनी अमाउंट का है, वो सारी चीज़ें दोस्तों क्या उसके अंदर आनी चाहिए। राइट, तो ये दोस्तों जब आप MFA रिपोर्ट तैयार करते हो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला है दोस्तों, द नरेशन इन पार्ट 1 ऑफ द रिपोर्ट शुड बी कंसाइज। दोस्तों पार्ट 1 है उसके अंदर क्या है, कंसाइज होना चाहिए, शॉर्ट में लिखा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, हाईलाइटिंग द स्पेसिफिक नेचर ऑफ इरेगुलरिटी इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी। ठीक है, तो दोस्तों क्या कुल मिला के बता दिया कि जो भी आप ड्राफ्टिंग करोगे वो सही से होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम भी MFI जो बनाएंगे प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर, उसके अंदर हमें ऐसी लैंग्वेज यूज करनी है जो अच्छी हो। ठीक है, जो जिससे क्या है हमें जो इरेगुलरिटी है वो समझ में आए। राइट, इसके अंदर वही बता दिया कि कंसाइज होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, स्पेसिफिक नेचर ऑफ द इरेगुलरिटी उसको हाईलाइट करे, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी, ताकि जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उसकी अटेंशन हम ड्रॉ कर सकें। द नरेशन शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड 2 पेजेस। और दोस्तों जो नरेशन है करोगे आप पार्ट 1 के अंदर वो 2 पेज से ज़्यादा क्या है नहीं होनी चाहिए जो इरेगुलरिटी की। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, क्या है 403 के अंदर, इन एडिशन ए हाफ ईयरली रिपोर्ट कंटेनिंग द अनसेटिस्फैक्टरी फीचर्स financial irregularities having financial values of ₹7 lakh or more in each cases of frauds, wrong interpretation of financial rule, authority orders, erroneous payments, defalcation of losses of public money, stores etc. notice in audit should be forwarded by PCD to the CGDA। ठीक है, और दोस्तों ये तो बता दिए क्वार्टरली रिपोर्ट। इसके बाद दोस्तों क्या है, हाफ ईयरली रिपोर्ट भी क्या है दोस्तों, जिसके अंदर अनसेटिस्फैक्टरी फीचर्स हों, जैसे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हों जिसकी वैल्यू क्या है दोस्तों 7 लाख रुपए से ज़्यादा हो। ये दोस्तों IAR की बात कर रहा है। ठीक है, राइट, या दोस्तों क्या है फ्रॉड हो गया, कोई रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो गया फाइनेंशियल रूल का, एरनेस पेमेंट हो गई, तो इस प्रकार के दोस्तों क्या है ये भी हाफ ईयरली जो क्या PCD CGDA को भेजता है। द केसेज रिसीव्ड फ्रॉम PCD CGDA विल देन बी कंसोलिडेटेड इन द फॉर्म ऑफ CGD IR। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट दोस्तों क्या है
PCDA CDA से क्या CGDA के पास जाएगी। CGDA क्या है दोस्तों, अपनी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उसको क्या इंक्लूड कर लेगा। दिस रिपोर्ट इज सर्कुलेट टू द डिफेंस सेक्रेटरी, उस रिपोर्ट को भी क्या है दोस्तों, डिफेंस सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस को, MOD के हायर अथॉरिटी के, PSO को, सर्विस हेडक्वार्टर को, फॉर देयर इन्फॉर्मेशन एंड टेकिंग नेसेसरी एक्शन इन ऑर्डर टू अवॉइड रिकरेंस ऑफ द इरेगुलरिटीज इन द फ्यूचर। ठीक है, उनको भी क्या है दोस्तों भेजा जाता है। तो दोस्तों अब आपको क्या है MFAI और IAR के अंदर क्या है दोस्तों डिफरेंस भी पता लगा होगा। ठीक है, तो दोस्तों मोटा मोटा डिफरेंस क्या है इनके अंदर कि जो MFAI है, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं IAR। ठीक है, IAR राइट। MFAI दोस्तों क्या है, ये क्वार्टरली है, 5 लाख रुपया है। ये दोस्तों क्या है, ये हाफ ईयरली है, 7 लाख रुपया है। राइट दोस्तों, इसको PCD CDA तैयार करता है, GOC INC को बाय नेम जाएगी, कॉपी दोस्तों CGDA और DG ADS को एड्रेस होगी। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट दोस्तों क्या है, PCD CDA CGDA को ही रेंडर करते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं CGDA IAR। और दोस्तों CGDA IAR बनाएगा और वो किसको रेंडर करेगा, बहुत सारी जो अथॉरिटी नीचे दी गई है। ठीक है, एक चीज़ दोस्तों आपको और याद रखनी है कि जो MFAI के अंदर बहुत ज़्यादा पेंडिंग कोई आइटम है, मान लो बहुत लंबे टाइम तक MFAI के अंदर कोई इंक्लूडेड आइटम है। ठीक है, इसका दोस्तों टाइम जनरली कितना भी हो सकता है, मुझे भी याद नहीं है। राइट, MFAI के अंदर दोस्तों बहुत लंबे टाइम तक कोई भी ऑब्जेक्शन अगर आउटस्टैंडिंग रहता है तो उसको क्या है दोस्तों IAR के अंदर इंक्लूड करके वो CGDA को भी रेंडर कर देते हैं। फिर CGDA दोस्तों क्या है, आगे मान लो जो ऑडिट रिपोर्ट पर पेश करेंगे तो उसको दोस्तों क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पार्लियामेंट के अंदर दोस्तों क्या है वो चीज़ें डिस्कस करी जा सकती है। राइट, तो इस प्रकार का प्रोसेस दोस्तों क्या है ऑडिट का रहता है। राइट, तो दोस्तों ये चैप्टर जो है हमने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 17। राइट, हमारा दोस्तों चैप्टर नंबर 17 रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटी। राइट, तो दोस्तों काफ़ी ठीक ठाक चैप्टर था। राइट, लेंदी भी था लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, खुद से लिख के दोस्तों देख लीजिएगा। ये सेक्शन वगैरह आपको सारे याद रखने हैं MFAI के। ठीक है, IAR दोस्तों MFAI के अंदर थोड़ा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर करते हैं वो सारी अपनों ने देख ली। अब दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको MFAI के एग्जाम्पल आपको बताऊँगा। ठीक है, ये दोस्तों इसके चैप्टर के एनेक्सर के अंदर दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों वो पॉइंट जो है अपने नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के अंदर करेंगे, उसका वीडियो दोस्तों इसके जस्ट बाद में अपलोड करूंगा। राइट, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के अंदर तो उसके अंदर क्या पूरा दोस्तों MFAI आपको लिखनी कैसी है, उसका क्या फॉर्मेट रहता है, 15 नंबर का हमारा जो काम है दोस्तों MFAI और IAR से रिलेटेड वो अपने कंप्लीट करेंगे। राइट, तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।